जनाब सर साहब, मोहतरम नायब नाज़िम साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ तलबा, मौलाना के सिलसिले में जो ताबियती नशिस्त मुनक़िद हुई है, इससे पहले भी कई नशिस्तें हो चुकी हैं। मदरसे की भी हुई हैं, दिल्ली में भी हुई हैं, अलीगढ़, लखनऊ और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नशिस्तें मुनक़िद हुई हैं। बहुत सारे पहलुओं पर बात भी हुई। मैं आज आपके सामने मैंने उन सारी नशिस्तों को पढ़ा भी है, व्हाट्सएप पे देखा है, और मुझे ऐसा जो लगा है कि जो पहलू छूट गया है, मैं आज आपके सामने उन्हीं पहलुओं पर बात करूँगा। मौलाना हमारे मुत्तसिल गांव कुरौली खुर्द का मैं रहने वाला हूँ। हमारे मुत्तसिल गांव कुरौली को रहने वाले थे, और जब मैं यहाँ पर आया तालीम हासिल करने के लिए, उससे पहले मैं मौलाना को जानता था, इसलिए कि वो हमारे यहाँ जो ईदगाह है कुरौली, सरौली, चकियाँ, इसके वो इमाम ईदैन थे। और तकरीबन मैं जब अपने वालिदैन के साथ ईदगाह जाना शुरू किया तो 1984 और 85 के आसपास, तब से लेके अब तक वो हमारे यहाँ इमाम की हैसियत से ईदगाह में ईद और बकरीद की नमाज मुसलसल पढ़ाते रहे। बीच में एक बार या दो बार ऐसा हुआ कि मौलाना नहीं थे। एक बार तो जब वो हज पर गए थे उस वक्त हुआ, और एक आध दो बार और। मेरा जो ताल्लुक था उनसे, वो उस्ताद और शागिर्द के अलावा भी पड़ोसी गांव होने के नाते, और गांव के सन 2010 में जिम्मेदार बनने के नाते मौलाना से और भी बहुत सारे ताल्लुक मेरे कायम थे, जो आज तक आखिरी दिन तक कायम थे। उसमें से चंद वाकयात भी हैं जिसको मैं आपके सामने तफसील से अभी रखूंगा। मौलाना का ये मामूल था कि फजर की नमाज के बाद अक्सर व बेशतर वो टहलने के लिए निकलते थे, और मेरी मुलाकात रास्ते में उनसे हो जाती थी। और फजर की नमाज के बाद वो मौलाना ताहिर साहब के यहाँ, ताहिर इस्लाही साहब जब तक मौजूद थे, वहाँ जाते थे, और 24 घंटे के अंदर कुरौली खुर्द, अचलपुर, इसरौली और चकियाँ, ये उनका मामूल था रोजाना का। 24 घंटे में कोई आदमी ऐसा ना था जिससे मौलाना की मुलाकात ना हो। खास तौर से अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मेरे यहाँ फोन करते थे कि मौलाना डॉक्टर कहाँ हो, फलां सुना है बीमार है, तुमको मालूम है कुछ? मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। एक बार ऐसा हुआ कि शाहिद साहब जो जमात के बहुत ही सरगर्म रुकन हैं, सुरही के हैं, फजर के फौरन बाद मौलाना का मेरे पास फोन आया कि अलीम तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं नमाज पढ़ के घर जा रहा हूँ। कहने लगे ऐसा है कि डॉक्टर राशिद जो है डॉक्टर साकिब के साथ कहीं ऑपरेशन में चले गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कालजा हो गया है, और बहुत जल्द तुमको जहाँ भी हो मैं तुम्हारी दुकान पे आ रहा हूँ, तुमको वहाँ चलना है। अरे मैंने कहा मौलाना अभी तो थोड़ा नहाओ। कहने कुछ नहीं करना, बस तुम जल्दी आओ। मैं फौरन गाड़ी लिया, दुकान पे गया, मौलाना वहाँ मौजूद थे। कहने लगे मैं अपनी गाड़ी यहीं खड़ा करता हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगा, और जब तक इनको ड्रिप और ग्लूकोज चलता रहेगा मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। और तकरीबन 3 घंटे तक वो मेरे साथ बैठे रहे, और उसके बाद जब उनको कुछ अफाका हो गया तब जाकर के वो मेरे साथ ही फिर वापस आए। एक बार आज से 2-3 साल कबल मेरे गांव में एक जल निगम की टंकी पास हुई, तो सरकार की तरफ से ये था कि कल उसका ओपनिंग करनी है। तो मैंने जेई से कहा कि ऐसा है, क्या प्रोग्राम है? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, हम आएंगे और हमारे लोग रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, नारियल फोड़ा जाएगा। ये मैंने कहा ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसका इंतज़ाम कर देता हूँ। कहने लगे ठीक है। मैंने मौलाना को फ़ोन लगाया, मौलाना कहाँ हैं? कहने लगे क्या है? मैंने कहा कल हमारे गांव में एक प्रोग्राम है जल निगम का, बहुत बड़ी टंकी बन रही है, उसका पहला बर्मा आप चलाएंगे। तो मौलाना ने कहा कि क्या मतलब? मैंने कहा
बोरिंग होगी मशीन से, अब वो फावड़ा वाला दबाना रहा नहीं, आपको आना है और बर्मा पकड़ लेना है। कहने लगे तो पानी तो निकलेगा नहीं मुझ जैसे गुनहगार से, तुम जो है ये इतना बड़ा काम कराने जा रहे हो। अरे मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से जमजम का चश्मा फूट पड़ा है, आप अगर हाथ रख देंगे तो इंशाअल्लाह वैसे ही चश्मा फूट। कहने इतने सब तवक्को तुम लोग मुझसे बेवकूफ़ बांधे रहते हो, इतना पानी चाहिए तो तुमको, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैंने कहा मेरे यहाँ सबसे बड़े आप, और आपको आना है, कल ही आना है, कल प्रोग्राम है 1 बजे। कहने लगे ऐसा क्लास छूट जाएगी, मुझे जाना है, और तुम एक काम करो प्रोग्राम 2:30 बजे कर लो। मैंने कहा ठीक। मौलाना आए, सरकारी कर्मचारी आए, प्रोग्राम तय, जो प्रोग्राम था वो हुआ। मौलाना ने हाथ पकड़ा, फोटो खींचा गया, और जो कुछ होना था हुआ, लवाजमात पूरे हुए। उसके बाद दुआ हुई, बस उन लोगों ने कहा हो गया प्रोग्राम आपका। हमने कहा हाँ, अब आपको जो करना हो कर लीजिए। उसके बाद से मौलाना जब तक उसकी बोरिंग नहीं हो गई, पानी निकल नहीं आया, कहने लगे तुमने इतने बड़े इम्तिहान में मुझे डाल दिया कि अगर खुदा ना खास्ता बोरिंग पानी नहीं निकला तो मैं अपने आप को, मेरा जो इबादत सब रायगा चली जाएगी। मैंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत पानी निकलेगा और बहुत अच्छा और उम्दा पानी निकलेगा। खैर पानी निकला, आज पूरा गांव उससे सैराब हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी, अभी जिस दिन यहाँ पर ओल्ड बॉयज का प्रोग्राम था, उसी दिन रात में एक साहब मेरे यहाँ आए, कहने लगे मौलाना का फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है, कल उनको निकाह पढ़ाना। मैंने कहा ठीक है, मैं भी फोन लगाया, नहीं फोन लगा। 9:30 बजे फोन लगा। मैंने कहा मौलाना कहाँ हैं आप? कहने लगे कि जा रहा हूँ यासिर अरफात के यहाँ गोवा, आज वलीमा है उनके भाई का वहाँ। मैंने कहा मेरे यहाँ निकाह पढ़ाना। कहने लगे किसके यहाँ? मैंने कहा फला के यहाँ। कहने लगे ठीक है सर। कहने लगे सो गया और मोबाइल स्विच ऑफ, इसलिए बात नहीं हो पाई। फिर मौलाना ने कहा कि ठीक है, तुम अपना निकाह नामा भर देना, मैं वहाँ से 1 बजे तक लौट करके आऊँगा, उसके बाद निकाह पढ़ा दूँगा। मौलाना आए, मेरे यहाँ फ़ोन किया, कहने लगे कि कहाँ हो? मैं तो आ गया, तुम्हारा पता ही नहीं। बहरहाल मैं पहुँचा। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जहाँ से बारात आनी थी वो लोग अपना निकाह पढ़ाने वाला लेकर के आए थे। मौलाना बहुत नाराज हुए। मैंने घर वालों को बुला करके कुछ तंबीहन कहा। मौलाना ने फौरन मुझे मना कर दिया कि उन बेचारों की क्या गलती है जो अहमक इस तरह का काम करते हैं, कम से कम उनको तो बता देना चाहिए फोन करके कि हम निकाह पढ़ाने वाले को ले करके आ रहे हैं। अगर आपने कहीं कहा हो तो आप उसको मना कर दीजिए। फिर मौलाना बताने लगे। मैंने कहा आप नाराज हो गए हैं, एक काम करिए कि बगैर कुछ खाए हुए अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो हम सब लोग यही समझेंगे कि आप नाराज होकर के जा रहे हैं। उन्हें कहा यासिर के यहाँ से मैं आ रहा हूँ, तुमको मालूम है, सबको नहीं मालूम है, तुमको ये बात मालूम है। मैंने कहा मुझे मालूम है, सबको नहीं मालूम है, सब यही समझ रहे मौलाना नाराज होके जा रहे हैं। उन्होंने कहा चले आप। फौरन टुकड़ा आया और उन्होंने उठाया, पानी पिया और उसके बाद चले आए। इस तरह के बहुत सारे वाकयात। ईद के मौके पर जब खुतबा होता था तो अक्सर गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी होती थी कि कुर्बानी ऐसे करना है, मलबा यहाँ फेंकना है, वहाँ फेंकना है। तो मौलाना मुझसे पूछते थे कि तुम गए थे मीटिंग में, थाने पे क्या हुआ? जो थाने पे हुआ है वो लिख करके मुझे स्टेप बाय स्टेप दे दो, ताकि खुतबे के बाद मैं उसका ऐलान कर दूं और किसी तरीके से की बदनज़मी गांव में, शाहराहों पर या जो हमारे भाई आने जाने वाले हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत पेश ना आए। 10 सालों तक ये सिलसिला मेरा और उनका चलता रहा। मैं लिख करके देता रहा, जो बातें छूट जाती थी मौलाना खुद ब खुद उसको ऐलान करते थे। इसी तरीके से मौलाना ताहिर साहब के यहाँ मुफ्ती शोएब साहब इस्लाही व कासिमी मरहूम के इंतकाल के बाद मौलाना का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने कहा मौलाना
आप मेरे यहाँ भी आ जाया करिए। कहने लगे कि ऐसा है कि मौलाना ताहिर साहब और दोनों लोग लिंगोटिया यार थे और उनको बहुत बड़ा धचका मौलाना के जाने से लगा है। उसको मैं कम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश ये मेरी है कि अगर मैं कुछ वक्त वहाँ गुजार दूं तो शायद मौलाना का सदमा कुछ कम हो जाए। और ये सिलसिला उस वक्त से जब शुरू हुआ तो आखिरी दिन तक कायम था। और अक्सर मौलाना ताहिर साहब के यहाँ मौलाना उबैदुल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं, ये मौलाना अरशद साहब और मौलाना फैज साहब और उसी में मुझे नाकिब को भी मौलाना कभी कभी फोन करके बुला लेते थे कि अगर कोई मरीज ना हो तो आप आ जाओ। तो मेरा ताल्लुक मौलाना का सिर्फ उस्ताद और शागिर्द वाला नहीं था। मेरे यहाँ मौलाना हर घर के हर फर्द से, यहाँ तक कि बच्चे और बच्चियाँ और औरतें भी उनसे वाकिफ थी। जब मौलाना की ये खबर मुझ तक पहुंची तो एकदम शॉक लग गया। एक बार और मौलाना के सिलसिले में शायद बहुत कम लोग जानते हों, मौलाना बाहर के दौरे पे थे चंदा पे। मेरे यहाँ एक फोन आया और ये अफवाह उड़ गई एम्बेसी के थ्रू कि मौलाना का किसी कार हादसे में एक्सीडेंट हो गया। सऊदी से एक एम्बेसी के जानने वाले मेरे थे, उन्होंने मेरे यहाँ फ़ोन किया कि ज़रा तस्दीक नहीं हो पा रही है, तुम उनसे उनके सबसे करीबी हो, ज़रा पता लगा के बताओ कि हुआ क्या है। अब मैं भी कुछ, मेरा दिमाग नहीं था, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, किससे पूछूं। मैंने मुफ्ती खुर्शीद साहब जो इस रौली के प्रधान थे उस वक्त, उनका नंबर मेरे पास था। मैंने फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि आप थोड़ा सा गांव में घूम के देखो, कहीं कोई खबर उबर तो नहीं है। बहरहाल एक ही घंटे के अंदर वो मामला क्लियर हो गया। वो कोई सफीर ही थे, कहीं और के थे, वो बात आई गई, ख़त्म हो गई। मौलाना लौट के आए तो मेरी जब पहली मुलाकात उनसे हुई उस दिन, तो बड़ा वालिहाना तरीके से मैं मिला और करने के बाद मैंने कहा मौलाना का क्या बात है, लेकिन आज तक तो मैं इस तरह कभी मुझसे मिले नहीं। मैंने कहा आपको दूसरी ज़िंदगी मिल गई है इसलिए मैं, तो मौलाना ने पूरा वाक़या पूछा और मैंने बताया। इसी तरीके से वो अपनी घरेलू ज़िंदगी का भी शेयर मुझसे करते थे। एक बार का अभी जल्दी ही की बात है, कहने लगे कि फैमिली बहुत बढ़ गई है और घर अब तकरीबन तंग पड़ रहा है और अजीजुर रहमान ने एक आइडिया दिया है कि आप अपने घर के ऊपर जिस तरह से फ्लैट बनते हैं, अगर वैसे ही फ्लैट बना दें तो पैसा भी लगेगा और एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। कहने लगे मैंने अलग अलग घर का भी पता किया तो जो सबसे छोटा घर बन रहा था वो 20 लाख के आसपास। तो अगर मैं 4 घर बनवाता तब तो 1 करोड़ रुपया लग जाता। हम लोगों के पास कहाँ उतना पैसा। मुझे वो आइडिया बड़ा पसंद आया और मैंने वो काम शुरू कर दिया। और एक दिन देख लो, मैंने कहा अच्छा मतलब आते हैं। इसी बीच में उनका सिलाब बातचीत होती रही, सिलाब वगैरह भी लग गया। आप लोग जब गए होंगे तो देखा होगा कि ऊपर तो काम चल रहा है। इस तरह से और बहुत सारी बातें हैं जो